हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंटेगुमेंट ऑफ बर्ड्स। यही सीरीज चल रही थी। आज पार्ट 3 सीरीज में हम देखेंगे प्रिंसिपल फेदर ट्रैक और डेवलपमेंट ऑफ फेदर। तो हमारे जो पक्षी होते हैं उनमें मुख्यतः कहाँ कहाँ फेदर पाए जाते हैं उस पे हम एक शॉर्ट में कवर करते हैं। हेड पे जो है वो हेड और सिफेलिक फेदर पाया जाता है। नेक पे नेक और सर्वाइकल फेदर पाए जाते हैं। और अपर आर्म जो ह्यूमरस है उस पे शोल्डर और ह्यूमरल फेदर्स पाए जाते हैं। स्पाइनल पे जो पीछे उसकी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल पे नेक टू टेल है अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम, उस पर भी फेदर पाए जाते हैं। वेंट्रल जो कि उसकी छाती होती है, वेंट्रल साइड, उसमें डबल ट्रैक में फेदर पाए जाते हैं जो कि ब्रेस्ट के दोनों तरफ चलते हैं। और जो है वो विंग और एलआर भी पाए जाते हैं जो रेमेजिस और कवर्ट्स में पाए जाते हैं। टेल पे हमने देखा था रेमेजिस और कवर्ट्स पर विंग और एलआर पाए जाते हैं। और इसी तरह टेल और कॉर्डल पे रेक्ट्राइसिस और अदर कवर्ड्स भी पाए जाते हैं। फीमोरल और लंबर पे भी आउटर साइड ऑफ थाई ये जो है ऑब्लिकली प्रेजेंट होते हैं। और क्रूअल में शैंक ऑफ लेग पे ये फेदर पाए जाते हैं। तो इस तरह से 9 प्रकार से फेदर का ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जिसमें हेड पे, नेक पे, शोल्डर पे, स्पाइनल पे, वेंट्रल पे, विंग पे, टेल पे और फिमोरल पे। फिमोरल क्या है? थाई बोन। और कॉडल भी इसके साथ साथ, और फिमोरल के साथ लंबर जो कि पीछे का लोअर बैक रीजन, और क्रूअल शैंक ऑफ द लेग पे भी पाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं हम डायग्राम में जो फेदर है उसका अरेंजमेंट इस तरह से, जो डॉटेड है उसको हाँ जो है फेदर पाए जाते हैं। डिफरेंट वेंट्रल व्यू भी दिखाया हुआ है और लेटरल व्यू भी दिखाया हुआ है। फेदर के ट्रैक को हम टीरोलाइसिस कहते हैं। फेदर के ट्रैक को हम टीरोलाइसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं इसमें डेवलपमेंट ऑफ फेदर में जो फेदर है वो स्केल्स की तरह ही डेवलप्ड होते हैं। ये एम्ब्रियो में पेपिला, स्किन की पेपिला में डर्मिस के नीचे एपिडर्मल कवरिंग के साथ पाए जाते हैं। डाउन फेदर और कंटूर फेदर की डिफरेंट टाइप से डेवलपमेंट होती है, जिसको हम अलग अलग रूप में अलग अलग डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन में भी आपको डेवलपमेंट ऑफ या तो कंटूर फेदर आता है या डेवलपमेंट ऑफ डाउन फेदर आता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ए डाउन फेदर। ये मेसोडर्मल टिश्यू ऑफ द डर्मिस of delicate and semi-transparent skin of 5 or 6 days old embryo gather at a place to form a dermal papilla externally covered by epidermis। तो हमने स्किन पढ़ी थी जब उसमें देखा था दो ही स्तर पाए जाते हैं, एक एपिडर्मिस और दूसरा सब डर्मिस पार्ट। अब ये देखो, ये बोलना चाह रहा है कि डर्मिस में छोटा सा उभार बनने लग गया है, उसके इसको डर्मल पेपिला कहते हैं। और इसके ऊपर जो एक पिक्चर पे आप फोकस कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो है प्राइमोर्डियम और जिसे बोलते हैं डर्मल पेपिला। ये नीचे डर्मिस है, उसमें कुछ सेल्स इकट्ठी हो जाती है, उसमें एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई, और इस तरह से ये डर्मल पेपिला है वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन मिलता है तो इसकी सेल्स डिवाइड होकर के साइज में बड़ी हो जाती हैं। साइज में डर्मल पेपिला बढ़ने लगता है, फिर उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ सेल शुरू होता है। तो आगे हम देखते हैं पहले
फिर इसमें इसके साथ साथ पेपिला, वो हमने डायग्राम में भी देखा, वो ग्रो करने लग जाता है और कोन शेप का हो जाता है और डायरेक्टेड बैकवर्ड हो जाता है, थोड़ा पीछे की तरफ रहता है। और जो पेपिला होता है वो एक सैक में, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में या फिट होने लग जाता है, जिसे फेदर फॉलिकल कहते हैं। जो फेदर जर्म जो है वो धीरे धीरे इलोंगेटेड हो जाता है। इलोंगेटेड के साथ साथ वो बाहर की तरफ निकलने लग जाता है फेदर जर्म। इसमें जो है वेस्कुलर डर्मल होती है, यही है एक्स्ट्रा वेस्कुलर शब्द आते हैं, एक्स्ट्रा ब्लड कैपिलरीज, नर्व्स और कनेक्टिव टिश्यू है इस फेदर पल्प में जाने लग जाते हैं। और ये फेदर पल्प जो है वो ग्रोइंग फेदर को फीडिंग देता रहता है, जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलने के साथ साथ वो उसकी सेल्स और फास्टली ग्रो करती है और फेदर का निर्माण करती है। जो मेलपीजियन लेयर होती है, किसकी लेयर होती है वो? हमने स्ट्रक्चर ऑफ फेदर में देखा था, एपिडर्मिस की। वो डिस्टल पार्ट ऑफ फेदर जब प्रोलिफरेट, वो फैलती जाती है और सच्चे वे कि इस तरह से फैलती है, वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल थिकनिंग करने लग जाती है, वो लंबी और रेडिएटेड, मतलब त्रिज्याकार में वो अपनी थिकनिंग करती है और रिजेस बनाती है। और इस तरह से रिजेस बनाती है कि उससे रेमी और बार्ब्स बनते हैं। ये जो मेलपीजियन लेयर होती है एपिडर्मिस की, ये फेदर जर्म्स में हॉर्नी और कॉर्निफाइड हो जाती है और ये कैलेमस बनाती है। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है एपिडर्मिस का, वो फॉर्म करता है हॉर्नी ट्रांसपेरेंट एंड सिलेंड्रिकल शीथ कॉल्ड पेरिडर्म। जो स्ट्रेटम, इसके साथ साथ एपिडर्मिस के दो स्तर है ना, एक स्ट्रेटम कॉर्नियम और एक स्ट्रेटम मेलपीजिया। तो मेलपीजियाई तो जो है वो त्रिज्या आकार में कटने के बाद में जो है अरेंज हो रही है बार्ब्स में और रेमाई में। और ये जो पेरिडर्म, उसकी स्ट्रेटम कॉर्नियम जो लेयर है सबसे आउटर मोस्ट, जो शीत होती है उसको पेरिडर्म करते हैं, वो ग्रोइंग फेदर के ऊपर ढकी हुई रहती है। As the feather germ is resorbed the periderm, और जैसे वो feather germ पूरा बन जाता है तो ये resorbed हो जाती है शीत, और स्लाइटली कैलेमस से भी अलग हट जाती है और बार्ब्स पे भी हो जाती है और बार्ब्यूल्स डेवलप हो जाते हैं कैलेमस टू फॉर्म पिथ, और रूडिमेंट ऑफ पेपिला परसिस्ट टू बेस ऑफ द फेदर टू ए डाउन फादर ड्यूरिंग एक्डाइसिस। तो ये इस तरह से निर्मोचन के दौरान, एक्डाइसिस के टाइम ये परसिस्ट करती है। ये देखो अब डायग्राम में हम फोकस करें, ये में डर्मल पेपिला बन रही है, धीरे धीरे इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल रहा है डर्मिस से, तो ये पेपिला बढ़ रही है। फिर ये देखो इसकी एपिडर्मिस जो बहुत बारीक सेल की बनी हुई है, वो धीरे धीरे क्या होती है सी पार्ट में, देखो अब स्ट्रेटम कॉर्नियम है और स्ट्रेटम मेलपीजियाई है और डर्मिस जो है वो नीचे की तरफ है। ये जो एपिडर्मिस है ये दोनों स्तर से बनी हुई है। जब ये नीचे की तरफ ग्रूव में धंसती जाती है और फेदर बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं फेदर फॉलिकल। और जो बढ़ता हुआ फेदर होता है, डी में हम देख रहे हैं, उसको बोलते हैं फेदर जर्म। अब हम ई में देखते हैं, वो देखो लंबी लंबी पैरेलल कटनी है और कटने के साथ साथ त्रिज्या आकार में इसका सेक्शन भी देखें हम, तो ये त्रिज्या आकार में अरेंज भी हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं रेडिएटिंग वर्टिकल रिजेस ऑफ मेलपीजियन लेयर। लेयर जो है रेडिएटिंग अरेंज हो रही है। नीचे से ब्लड सप्लाई दिख रही है अपने को, डर्मल पल्प दिख रहा है, ये डर्मिस है और ये डर्मल पल्प है, और इसके बाहर की तरफ जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो हॉर्नी शीट में दिखाई दे रही है। इसमें टीएस भी देख सकते हो आप, जो एफ में टीएस दिख रहा है वो हॉर्नी शीट स्ट्रेटम कॉर्नियम का, रेडिएटिंग वर्टिकल रिजेस में मेलपीजियन लेयर और बीच में डर्मल पल्प। और ये जो डर्मल पल्प है ये कहाँ पे रहेगा? ये डर्मिस, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे कैलेमस ऑफ डाउन फेदर भी बनाता है। अब हम जी में फोकस करें,
तो उस पे हम देखते हैं कि ये फेदर फॉलिकल जो है वो नीचे से डिटैच होने लग गया और स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो सेपरेट हो गई। स्ट्रेटम मेलपीजियाई उसके अंदर दिख रही है और नीचे डर्मल पेपिला का फॉलिकल है जो परमानेंट फेदर का। अब उसके बाद में अब ये जो है मैच्योर डाउन फेदर में ये हाइपोरेचिस और ये एक आफ्टर शाफ्ट भी दिखती है कैलेमस और लोअर अम्ब्लाइकस। इस तरह से ये डेवलपमेंट ऑफ डाउन फेदर है। तो इसी को अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका डेवलपमेंट ऑफ कंटूर फेदर। कंटूर फेदर जो है फेदर पेपिला का वो फॉर्म्ड होता है लोअर डीप एंड ऑफ द डाउन फेदर दैट ऑफ द डाउन फेदर। So the earlier down feather drops off from its apex. Its early development is same as the down feather. शुरू का तो डेवलपमेंट सेम होता है, लेकिन जब अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स होते हैं तब ये अपना डिफरेंट तरह से अपना वो दिखाता है। क्या डिफरेंशिएशन दिखाता है, विभेदन कैसे होता है इनमें सेल में। विभेदन हमें दो ही देखने हैं, कॉर्नियम और उसका स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम मेलपीजियाई का विभेदन आप अलग अलग देखते हैं। आफ्टर द फेदर जम with its feather pulp, longitudinal ridges are not of the same size. Instead, two mid-dorsal Malpighian ridges thicken and fuse together to form a solid rachis, which elongates and grow outwards more rapidly than rest due to differential growth. जैसे जैसे फर्दर जर्म जो होता है वो फेदर पल्प जो उसका होता है वो लॉन्गिट्यूडनल रिजिज होती है, वो सेम साइज की होती है। टू मिड डॉर्सल जो मेलपीजियन रिजिज होती है वो जुड़ जाती हैं, थिकन हो जाती हैं और एक सॉलिड रैचेस बनाती हैं। ये सॉलिड रैचेस इलोंगेट होता है, ग्रो करता है बाहर की तरफ और जो फिर धीरे धीरे इनमें डिफरेंशियल होना शुरू हो जाता है। जैसे ही रैचेस इलोंगेट हो जाती हैं वो रिमेनिंग रिजेस होती हैं वो लेटरल बार्ब्स बनाने लग जाती हैं और बार्ब्स के साथ बार्ब्यूल्स का भी निर्माण शुरू हो जाता है। टू वेंट्रल बार्ब्स विद डिफरेंशियल ग्रोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोरेचिस और आफ्टरशोर। तो जो हाइपोरेचिस किससे बनता है, जो बाकी की बची हुई बार्ब्स होती हैं उसी से उसका निर्माण हो जाता है। लेटरल बार्ब्यूल्स जो होते हैं वो बोथ साइड की जो बार्ब्स होती हैं उससे निकलना शुरू हो जाते हैं, पैरिडम उसकी झड़ जाती है और ये जो है स्प्लिट होकर के बाहर की तरफ से मिड वेंट्रल लाइन से बार्ब्स फ्लैटन होकर के वेन और वैक्सिलम बनाते हैं। तो जो पोर्शन ऑफ द शाफ्ट होता है वो स्किन में जो रहता है वो कैलेमस बन जाता है और ओरिजिनल बेसल अपर्चर ऑफ द फेदर जम बिकम्स इंफीरियर अम्ब्लाइकस और सुपीरियर अम्ब्लाइकस जो होता है वो बाद में निर्मित हो जाता है। द फेदर पल्प इनसाइड द कैलेमस ड्राइज, फेदर पल्प सूख जाता है और बिकम द पार्टीशन लाइक ए पिथ। तो इस तरह से पिथ का निर्माण हो जाता है। तो सेम ही है, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन है। वो आप फोकस देखो ये डायग्राम में, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, कॉर्नी शीथ बढ़ रही है। इसमें सेल का रीअरेंजमेंट है, वो दोनों मेलपीजियन लेयर्स जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, दोनों तरफ से आके मुड़ती हैं और मुड़ने के बाद में ऊपर की तरफ जब ग्रो करती हैं तो ये दोनों फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूज होने के दौरान ये बन जाता है रैचिस और धीरे धीरे इसका जो रैचिस होता है उसके नीचे वाला हाइपोरैचिस और ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ चलता है और बाहर की तरफ वो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है वो हॉर्नी शीथ से या पैरिडम बनाई रहती है। धीरे धीरे हॉर्नी शीथ सूख जाती है और ये पैरिडम सी में देख रही हो सूख रही है और वो फ्री हो रहा है बार्ब्स और ये वैक्सिलम बनाता है बार्ब्स और बार्ब्स के आगे से बार्ब्यूल्स निकलती हैं। तो ये इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ कंटूर फेदर और डेवलपमेंट ऑफ डाउन फेदर हम दो पार्ट थर्ड में हमने किया और इस पे अक्सर एक क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करिएगा। थैंक यू।